स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है? ए ब्राजील, बी कोलंबिया, सी बोलीविया, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बोलीविया। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल के माध्यम से अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉकों की खोज एवं विकास के लिए अर्जेंटीना के स्वामित्व वाली CAMYEN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना विश्व के लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। तीनों देशों के पास पूरे विश्व के कुल लिथियम संसाधनों का आधे से अधिक हिस्सा है। अर्जेंटीना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन संपन्न, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार धारक तथा चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। आनुवांशिक रूप से संशोधित DMH11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। 2. इसमें 2 एलियन जीन बार्नेज और बार स्टार शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी HT सरसों का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है। DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। अतः कथन 1 सही है। इसमें 2 एलियन जिन बार्नेज और बारस्टार शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किए जाते हैं, जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि DMH11 ने राष्ट्रीय सीमा की तुलना में लगभग 28% अधिक और क्षेत्रीय सीमा की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित की है। इसे GEAC द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है। 2. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत जैव ईंधन का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप 2020 से 25 में निर्धारित 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी है। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। 2. FCI के पास परिचालन आवश्यकताओं से परे अधिशेष अनाज का स्टॉक होता है, जिसे रणनीतिक स्टॉक के रूप में जाना जाता है, जिसमें बफर स्टॉक भी शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अतः कथन एक सही नहीं है। एफसीआई के पास परिचालन आवश्यकताओं से परे अधिशेष अनाज का स्टॉक होता है, जिसे रणनीतिक स्टॉक के रूप में जाना जाता है। इसमें एक बफर स्टॉक भी शामिल होता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे न तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है तथा न ही वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। 2. पूंजीगत व्यय वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों का सृजन अथवा वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। 3. केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान तथा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को दिया गया अनुदान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे न तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है तथा न ही वित्तीय दायित्वों में कमी आती है, अतः कथन 1 सही है। पूंजीगत व्यय वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों का सृजन अथवा वित्तीय दायित्वों में कमी आती है, अतः कथन 2 सही है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों को दिया गया अनुदान राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय रणनीतिक योजना यानी एनएसपी का लक्ष्य साहसिक तथा नवीन उपायों के माध्यम से वर्ष 2025 तक भारत में तपेदिक रोग को खत्म करना है। 2. WHO की एंड टीबी रणनीति का लक्ष्य टीबी से होने वाले मौतों को 90% तक कम करना, नए मामलों को 80% वर्ष 2015 से 2030 तक कम करना एवं परिवारों पर टीबी के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। 3. वर्ष 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना नए सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना यानी नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान का लक्ष्य साहसिक तथा नवीन उपायों के माध्यम से वर्ष 2025 तक भारत में तपेदिक या टीबी रोग को खत्म करना है, अतः कथन 1 सही है। WHO की एंड टीबी रणनीति में टीबी से होने वाली मौतों को 90% तक कम करने, वर्ष 2015 से 2030 के बीच दर्ज किए गए नए मामलों में 80% की कमी लाना है। साथ ही किसी भी परिवार को टीबी के परिणाम स्वरूप विनाशकारी परिणामों का सामना न करना पड़े, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना स्वास्थ्य लक्ष्यों के अंतर्गत अपनाए गए नए सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। 2. इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 26 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें किसी संस्था के मामले में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV एक छोटा
गैर आच्छादित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए वायरस है जो त्वचा और म्यूकोसल कोशिकाओं को संक्रमित करता है। 2. इसके 2 प्रकार सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों में योगदान करते हैं। 3. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के खिलाफ टीके अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। उपर्युक्त कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV एक छोटा गैर आच्छादित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए वायरस है जो त्वचा या म्यूकोसल कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अतः कथन 1 सही है। 100 से अधिक HPV जीनोटाइप मौजूद हैं जिनमें से कम 13 सिर और गर्दन के कैंसर के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर और अन्य एनोजेनिटल कैंसर पैदा करने में सक्षम है। HPV 16 और 18 लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर में योगदान करते हैं। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2006 से 2 रोग निरोधी HPV टीके उपलब्ध हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। दोनों टीके पुनः संयोजक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित वायरस जैसे कणों यानी VLP से तैयार किए जाते हैं। शुद्ध L1 प्रोटीन स्व संयोजन करके HPV VLP से मिलते जुलते खाली शेल बनाते हैं। इन टीकों में वायरल आनुवांशिक सामग्री या जीवित जैविक उत्पाद नहीं होते हैं, इसलिए वे वृद्धि नहीं कर सकते हैं और संक्रामक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में 1643 किलोमीटर तक फैली हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित मुक्त आवाजाही व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर के निवासियों को बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। 3. फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR के तहत वे 1 साल की वैधता वाले बॉर्डर पास के माध्यम से सीमा पार कर सकते हैं और दोनों सप्ताह तक रह सकते हैं। उपर्युक्त कथन में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में 1643 किलोमीटर तक फैली हुई है। अतः कथन 1 सही है। 2018 में लागू की गई मुक्त आवाजाही व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। FMR के तहत वे 1 साल की वैधता के साथ सीमा पास दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं और 2 सप्ताह तक निवास कर सकते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. सिस्तान प्रांत ईरान, 2. बलूचिस्तान पाकिस्तान, 3. मारिब अफगानिस्तान। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 1 और 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत ईरान के 31 प्रांतों में से करमान प्रांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 1,80,726 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है तथा इसकी राजधानी जाहिदान शहर है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मारिब यमन के मारिब प्रांत की राजधानी है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दृष्टि IAS के ISGS फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन पर 25 जनवरी तक 40% डिस्काउंट है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है। 2. अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था। 3. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2,
सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।